जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। ये इरोटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले वॉल्यूम फर्स्ट का इससे पहले जो पहला बुक आया था इरोटेरिया का, वो भी मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ था, उसमें भी उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं और जीके को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और ये वॉल्यूम 2 है इरोटेरिया बुक का, इरोटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है, बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का। और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ दोस्तों। और इस प्रैक्टिस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में लाया हूँ आज। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 तक मैं करवा चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ दोस्तों। पूरा प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, या मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, जितना से ज़्यादा दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बीएसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आज क्या है देखते हैं। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है। तो संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? विधायिका के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है और न्यायपालिका होता है। ठीक है। तो कार्यपालिका है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। ब्रिटेन के संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। किसके लिए? तो संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए जो ब्रिटेन है वो सबसे बेहतर उदाहरण है। संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ब्रिटेन। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। तो हमसे पूछा था संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो राज्यसभा को केवल राज्यसभा को प्राप्त है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की जो अधिकार है वो केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है। नई अखिल भारतीय संविधान को, नई अखिल भारतीय जो सेवा है उसको निर्मित करने का अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 312 का है। तो अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। इसमें राज्यसभा को ही केवल अधिकार प्राप्त है। और यदि राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। यदि वह प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ठीक है। और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए को देखें, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रारंभ किया जाता है वो सदन के किसी भी सदन में किया जाता है, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो इसमें केवल राज्यसभा का अधिकार नहीं प्राप्त है, कोई भी सदन इसमें महाभियोग प्रारंभ कर सकता है। और उपराष्ट्रपति के पदच्युत करना, तो उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का हेतु राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प का प्रस्ताव लोकसभा के सहमति का भी आवश्यकता होता है। तो यह भी नहीं होगा। भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, तो ये राज्यसभा का सहमति, ये भी केवल राज्यसभा का अधिकार नहीं है। तो राज्यसभा का केवल अधिकार क्या है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो राज्य संघों का संघ है तो राजनीतिक विचारधारा वक्तव्य समर्थन करती है, कौन सा है? तो बहुलवाद राजनीतिक विचारधारा है जो ये बताती है कि राज्य है जो संघों का संघ है, बहुलवाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बहुलवाद बताती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार समाज की शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर अनेक समूहों में बटी होती है, बहुलवाद। ठीक है। बहुलवाद विचारधारा के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्र गियार्क तथा ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड को माना जाता है। ठीक है। बहुलवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जर्मनी के गियार्क और ब्रिटेन के मेटलैंड के द्वारा माना जाता है। समाजवाद का तात्पर्य है कि उत्पादन, वितरण और संग्रहण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं। तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल 53 पद सृजित है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 53। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन यानी कृष्णन विनोद चंद्रन है जो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करता है? यह प्रश्न पूछा है। या किसी भी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करता है, चाहे बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, तो उसके कार्यों का विस्तार कौन करेगा? तो जिस प्रदेश के लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करना है उस प्रदेश के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उस प्रदेश के विधानमंडल द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आप लोग इसी तरह भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र बुक से पूरी बुक में लाया हूँ दोस्तों। भारतीय संविधान का चैप्टर वाइज, वो भी चैप्टर वाइज घटना चक्र बुक में पूरा पढ़ा चुका हूँ। पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए हैं, वो भी चैप्टर वाइज दिए हुए। सारे को मैं अलग अलग वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध है। उसी तरह यदि आप भारतीय हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और तीनों अलग अलग मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल, एंशिएंट, तीनों हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीनों अलग अलग मैं डाल दिया हूँ, वो भी चैप्टर वाइज बनाकर अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप लोग के प्रैक्टिस सेट जो आप बनाते हैं कुछ नंबर कमी होती है, उसमें आपको बढ़ोतरी होगी दोस्तों। ये मुझे विश्वास है। आप लोग उसे देखें, उससे रिवाइज करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो यदि आप लोग को और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। जितने भी ग्रुप है दोस्तों के, वहाँ पर आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। इसमें दिया गया है कि जॉन रस्किन अनटू द लास्ट लिखा है, ये सही सुमेलित है, ये बिल्कुल सही है। जियोवनी सर्टोरी तो टोमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी सही सुमेलित है। पामर एंड जर्किन्स, इनके लेखक कौन है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक हैं पामर्स एंड जर्किन्स, तो ये भी सही सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमसे पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक नहीं है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया है। इसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी हैं। डायरेक्ट लिखिए लोहिया, राम मनोहर लोहिया है, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदुस्तान की कहानी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियां आदि पुस्तक रचना जवाहरलाल नेहरू ने की है। चांदपुर के चंदा नामक पुस्तक लेखक अतुल कुमार राय द्वारा किया गया है, चांदपुर के चंदा नामक पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो संघीय व्यवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? यदि इसे देखें तो प्रतिबंध नौकरशाही संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रतिबंध नौकरशाही संघीय व्यवस्था का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। संघीय व्यवस्था का क्या है? लिखित संविधान होना चाहिए, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सुदृढ़ न्यायपालिका होनी चाहिए, ये सभी है संघीय व्यवस्था का तत्व। परंतु प्रतिबंध नौकरशाही ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि इसे देखें भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली जो है, संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यदि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। अनुच्छेद 1 में के अनुसार भारत राज्यों का संघ है।
भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 8 नंबर प्रश्न में कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? उद्योग से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। स्थानीय निकायों के पंचायतों के सदस्यों द्वारा, शिक्षक द्वारा, स्नातक द्वारा, इस सभी द्वारा चुने जाते हैं। उद्योगपति द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उद्योगपति द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, कितना? स्थानीय निकायों से कितना? तो 1/3 सदस्य आते हैं स्थानीय निकायों से। और शिक्षक से कितना आते हैं? तो शिक्षक से भी आपको 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य होता है जो आपको शिक्षक से, स्थानीय निकायों से 1/3 हो गया। और उसी प्रकार 1/3 जो होता है आपको उसी प्रकार 1/3 है जो विधानसभा से। देखिए इसमें बताया गया है, मैं इसे बताता हूँ। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति से। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकायों द्वारा होते हैं, और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 होता है जो किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्य है जो राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य। और 1/12 सदस्य होते हैं जो स्नातकोत्तर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। स्नातकोत्तर द्वारा जो स्नातक किए हुए थे उनके द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष तक अध्यापन कर चुके हैं उन शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रकार बांटा हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा गया है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या 12 बताई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हरिसेन ने कितनी बताई है? तो 12 बताई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। एक आर्यावर्त के 9 शासकों की समुद्रगुप्त ने हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। आर्यावर्त के 9 शासक, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, और उसके बाद पड़ोसी वंशों के, जैसे आसपास के जो पड़ोसी वंश उनके कुछ शासकों का, और ब्राह्मण इलाके के शासकों का भी, जैसे कुषाण तथा शक वंश के थे, उन सभी को समुद्रगुप्त ने हराए हैं। तो इसका वर्णन 4 क्षेत्रों में दिया गया है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में। इसमें से दक्षिणापथ के बारे में हमसे पूछा गया है, तो दक्षिणापथ के 12 शासक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित मुगल सम्राट में से म्यूर सिंहासन या तख्त तौस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो म्यूर सिंहासन और तख्त तौस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मोहम्मद शाह यदि उनका कार्यकाल देखेंगे 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा था, और मोहम्मद शाह ही थे जो तख्त तौस पर या म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। शराब एवं सौंदर्य के प्रति आसक्ति या प्रशासन के प्रति उदासीनता के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। इनका उपनाम क्या दिया गया था? रंगीला बादशाह। ठीक है। और मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, और करनाल के युद्ध में मुगलों को हराकर ईरान लौटते समय वह म्यूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले चला गया था। तो इसी प्रकार अंतिम बैठने वाला शासक कौन हुआ म्यूर सिंहासन पर? तो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसके बाद वो जो म्यूर सिंहासन था वो नादिर शाह ने अपने ईरान लेकर चला गया था, इस कारण से। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यदि इसे देखें, कौन सही नहीं है असहयोग आंदोलन में, तो इसमें कौन सही नहीं है? कह रहा जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये बिल्कुल गलत है, यही सही नहीं है। तो आंसर हमारा ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और देख लेते हैं जो सही है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ। सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, तो ये भी सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदायों को व्यापक स्तर पर भाग लिया, तो ये भी सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, इसे हम लोग देखेंगे। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो अशोक ऐसा शासक था, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, ये गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी है? कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन है? तो मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुषाणों की पहली राजधानी कौन थे? तो फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाणों की पहली राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी और लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न की ओर, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? यदि हम लंगर व्यवस्था के बारे में देखें तो गुरु नानक देव थे जो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। यदि हम देखें गुरु नानक देव का, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में पाया था, उनका जन्म हुआ था। और नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर अपने डेरा गुरु नानक जी ने अपना बैठाया थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि आप देखेंगे लंगर व्यवस्था किसने किया था? गुरु नानक देव ने किए थे। 10 गुरु का नाम आप यदि देखना चाहें तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गुरु का नाम, जैसे गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, सभी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछने जाने वाले जो देखते हैं हम। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास के बारे में प्रश्न आता है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में प्रश्न आता है, और गुरु अर्जुन देव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में भी प्रश्न आता है। ये 4-5 गुरु हैं, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो इन 4-5 गुरुओं के से जो भी संबंधित प्रश्न है उसे आप लोग जरूर पढ़ लें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न में देखें, दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दक्कन के बहमनी 15 प्रश्न में देखते हैं हम दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है, दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि इसे देखें तो 4 ऑप्शन है। कौन सा कथन सही नहीं है? अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था, ये बिल्कुल सही नहीं है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू थे। कौन थे? हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उनका नाम पूरा क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, या जफर खां भी नाम से जाना जाता था, या इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला ही आंसर हमारा गलत है। पूछा हमसे कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और जो सही दिया हुआ उससे भी पढ़ लेते हैं। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी। पहली राजधानी कौन थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिद्दर में विभाजित किया गया था। तो ये सब सही है। कौन गलती है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 16 नंबर प्रश्न में, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज है जो वर्ष 1909 में लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? वर्ष 1909 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी थी, और भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यह महात्मा गांधी जी ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मुगल काल का सही अनुक्रम क्या है, इसे देखें तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो इसमें दिया हुआ है कि खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, तब सामूगढ़ का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। खानवा का युद्ध देखेंगे तो 1527 में पान खा के चला घर, पहले पान खा के चला घर यानी पानीपत का, फिर खानवा, फिर घाघरा और फिर चंदेली। तो इसमें खानवा का युद्ध पहले होगा।
खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1500। खानवा के युद्ध के बाद क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1539 में। और सामोगढ़ का युद्ध हुआ था 1668 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में सामोगढ़ का युद्ध हुआ था। यदि और इसे वर्णन करें खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध देखें तो घाघरा का युद्ध में 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। और यह बाबर की अंतिम लड़ाई थी जिसने उसने लोदी को पराजित किया था घाघरा के युद्ध में। चौसा का युद्ध देखें तो चौसा का युद्ध जो था आपको 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में हुमायूं को हार मिली और शेर शाह ने अपनी जीत पर सुल्तान आदिल शाह उपाधि धारण की। शेर शाह ने अपनी जीत पर सुल्तान आदिल शाह उपाधि धारण की। तो चौसा का युद्ध भी देख लिया। सामोगढ़ का युद्ध देखते हैं किसके किसके बीच हुआ था। तो 29 मई 1658 ईस्वी को दारा सिकोह और उसके दो छोटे भाई औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच हुआ था सामोगढ़ का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सही मिलान कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 में वापस लेने की घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी प्रधानमंत्री इटली ने कि ब्रिटिश शासन को भारत से जून 1948 में वापस ले लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की गई थी कब? जून 1948 में। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून योजना लाए। 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी दे दी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा आंदोलन। यदि हम इसे देखें तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1919 में हुआ, 1917 में हुआ था दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन देखें तो फरवरी मार्च में हुआ था अहमदाबाद मिल। फरवरी में हुआ था, फरवरी और मार्च के बीच में हुआ था अहमदाबाद मिल, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था 1918 में। यदि असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन देखिए ये भी 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन, लेकिन ये 22 मार्च को हुआ था खेड़ा आंदोलन। 22 मार्च को खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। और असहयोग आंदोलन देखे तो 1920 में हुआ था। तो हमें सजाने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन आएगा, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन आएगा, 3-2 ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन आएगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई थी। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को और तृतीय सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की ओर। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है ये प्रश्न पूछा है। तो श्यानता की इकाई पॉइजली होता है। श्यानता की इकाई क्या होता है? पॉइजली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। श्यानता की इकाई पॉइजली होता है या पॉइज। श्यानता का ए सही मतलब पॉइज होता है दोस्तों, पॉइजली नहीं पॉइज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। श्यानता की इकाई होता है जो क्या होता है? ए सही मात्रक पॉइज होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। श्यानता का ए सही मात्रक पॉइज होता है। इसके अन्य मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड होता है। ये पॉइज का श्यानता का यदि ए सही पूछे आपसे एस आई यूनिट क्या है तो पॉइज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग में से किसका एस आई मात्रक एक समान है? तो किसका एस आई मात्रक दोनों का समान एस आई मात्रक है? तो इस 4 ऑप्शन से देखें। ऑप्शन नंबर बी का एस आई मात्रक समान है। कार्य और ऊर्जा का एस आई मात्रक समान है।
कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दोनों का मात्रक समान होते हैं। यदि इसमें देखें कुछ ऐसा ही मात्रक है, जैसे आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। दाब और प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। विकृति का मात्रक, विकृति एक ऐसा मात्रक है जो मात्रक रहित है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड में दिया गया है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है, लेकिन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होती है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होती है। तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिशील वस्तु में उत्पन्न गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जब दो लकड़ी को गति के साथ आपस में गाड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। तो रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार कौन नहीं है, डेल्टा क्षय है, रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डेल्टा क्षय रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए बीटा तथा बीटा गामा अल्फा ये सब क्या है, ये सभी है जो रेडियो एक्टिव क्षय है, परंतु डेल्टा क्षय नहीं है। इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु का भार, एटॉमिक वेट एवं क्रमांक बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का निर्माण होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है। जिस तरह नाभिक विघटित होते हैं उसके आधार पर रेडियो एक्टिव क्षय को तीन प्रकार में बांटा गया है। एक अल्फा, बीटा एवं गामा, ये तीन प्रकार है रेडियो एक्टिव का। डेल्टा कोई नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 26 नंबर में देखें, 26 में दिया गया है, इस नंबर 26 में दिया गया है दोस्तों, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु यदि हम देखें तो वो कौन है, तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु केचुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केचुआ है तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं कौन सी घटना के पश्चात, तो प्रकाश का वायु में अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना, प्रकाश में वायु का अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों 28 में, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति है जो कांच के माध्यम से न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शीशा में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम यदि प्रकाश जाती है तो क्या परिवर्तन होता है, उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसके तरंगदैर्घ्य एवं गति परिवर्तन होता है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है, जैसे कि निर्मात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल, इन सभी में न्यूनतम हमसे पूछा था किसमें होता है, इन चारों में न्यूनतम होता है किसमें, कांच में। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कैसा आबंध होता है, त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नाइट्रोजन गैस के अणु में त्रिसह संबंधित अणु होते हैं। ठीक है, ये त्रिसहसंयोजी आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर, हाइड्रोजन बम किस प्रकार पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हाइड्रोजन बम का निर्माण एक ताप नाभिकीय संलयन
अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिक के संलयन की प्रक्रिया को दो हल्के परमाणु के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है। दो हल्का परमाणु मिल करके संयोजित होकर के एक भारी परमाणु में बदल जाता है। इस प्रकार यह सिलसिला चलते रहता है। इसी सिलसिले को नाभिक के संलयन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की ओर। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल गलत है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी गलत है। तो इनमें से कौन सही है? तो इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। देखिए हीरा और एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अप्रूप है, ठीक है। हीरा एवं ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है, दोनों की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा के विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत कम होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है तथा हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर प्रश्न को यदि हम लोग देखें तो इसमें दिया गया है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना किसे कहते हैं? CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यह एक रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अनबुझा चूना रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का हॉल टू है। CaOH का हॉल टू है। ये बुझा हुआ चूना होता है। अनबुझा हुआ चूना CaO होता है, बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल टू है। बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। इसमें OH मिला दिया जाता है तो बुझा हुआ चूना हो गया, या इसे ही दूधिया चूना भी कहते हैं, तो CaOH हो गया, ठीक है। इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अनबुझा हुआ चूना का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपसे अनबुझा हुआ चूना का पूछा है तो CaO ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अनबुझा चूना हुआ था अनबुझा हुआ चूना का CaO। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 33 नंबर। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रिएक्टर स्केल को भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से की तुलना में 10 गुना तीव्र होता है। सिस्मोग्राफी भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करती है। सिस्मोग्राफी क्या है? तो भूकंप के दौरान जो तरंग आती है उसको रिकॉर्ड करती है। 3 प्रकार के S, L एंड P 3 प्रकार के तरंग आती है। तो वो जो 3 प्रकार के तरंग आती है तो उसका मापन कौन करता है? वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। उसका मापन कौन सी तरंग है, L है, P है या S है, और उसके अनुसार रिएक्टर स्केल से तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि कितने रिएक्टर स्केल पर 9 पर है, 10 पर है, 5 पर है, 6 है, कितने रिएक्टर स्केल पर है। तो ये तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और सिस्मोग्राफ भूकंप की टाइप, कौन से टाइप का भूकंप है, कौन सी तरंग का भूकंप है, एल का है, पी का है, एस का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 34 में पेशियों में थकान, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? तो पेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का अवयव मीथेन है जो प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन। बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जैव सामग्री से बनाया जा सकता है। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है जिसमें कुछ प्रकार बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 36 में दिया गया है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो देखिए दोस्तों एल्केन का समान सूत्र ये 3 प्रकार के होते हैं सूत्र, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हमसे पूछा है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र हो गया। यदि आपसे एल्किन का सूत्र पूछे CnH2n एल्किन, एल्किन का समान सूत्र क्या होगा? CnH2n। और यदि आपसे एल्काइन का समान सूत्र पूछे तो CnH2n-2 आपका एल्काइन का समान सूत्र हो गया। एल्केन का हमसे प्रश्न में पूछा एल्केन का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा CnH2n+2 एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम अनुवांशिक के नियम
नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वप्रथम आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 38 में पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म को, शैवाल को या फफूंद को? तो इनमें से कोई नहीं। पोलियो जीवाश्म के वनस्पति के अंतर्गत, पैलियो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत इनमें से किसी को नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसी का अध्ययन नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 39 में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 39 नंबर प्रश्न में, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट है जो श्वसन किस प्रकार करता है? तो वात तंत्र के द्वारा, पातक तंत्र के द्वारा अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अधिकांश कीट वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? तो रूपांतरित स्तंभ देखिए, गाजर, शकरकंद, नारियल, ये सब रूपांतरित स्तंभ नहीं है। आलू है जो रूपांतरित स्तंभ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आलू रूपांतरित स्तंभ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 41 नंबर प्रश्न में, पोषण प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर अंदर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप है जो प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं। हरित पादप है जो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? तो डीएनए में उपलब्ध ये जो टाइलिन है, टायरोसिन है, वो अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए में उपलब्ध यौगिक अम्ल है, लेकिन टायरोसिन डीएनए में उपलब्ध यौगिक अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यदि इसी प्रकार आप दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस रुक्मणी प्रकाशन प्रैक्टिस सेट का, तो मैं उसे अपलोड कर दिया हूँ। 20 पृष्ठ में उसका अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। उसका ही प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों। और क्रॉन पब्लिकेशन का भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसका ही प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट है, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मैं दे दूंगा, और उसे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जीके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। जो प्रैक्टिस बुक में जो दिया गया है जीके जीएस रुक्मणी का, क्रॉन का, उसे रिवाइज कर सकते हैं, अपनी जीके की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे तो चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न की ओर, विटामिन जो खट्टे फलों माने साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में काम आता है। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 45 नंबर प्रश्न की ओर, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। तो निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता कौन सा होता है? वो होता है जो सभी को देने वाला वर्ग कौन सा होता है? ओ। और सभी से लेने वाला कौन होता है? तो ए बी। ओ होता है, ओ में भी माइनस ओ होता है जो सबसे देने वाला होता है, सभी को दे सकता है, और वो ए बी में प्लस ए बी होता है जो सभी से ले सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 46 नंबर में, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस देश ने, इन्हें अलग था, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? यदि इसे देखें तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा किर्गिस्तान ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को, स्नो लियोपार्ड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। यूएनओ के अंतर्गत हिम तेंदुआ को दुर्लभ जीवों के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, यूएनओ के अंतर्गत। ठीक है, भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ भारत में। और किर्गिस्तान ने अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है हिम तेंदुआ को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 47 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से
गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ओडिशा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। 15वें गणतंत्र दिवस 2024 के दौरान ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार से प्रदान किया गया, जिसकी विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ओडिशा ने अपने विषय क्या लाया था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और 75वें गणतंत्र दिवस जो हो रहा था, समारोह किए जा रहे थे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे 75वें गणतंत्र दिवस का? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन थे। ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है, झांकी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके विषय को भी याद रखना बहुत जरूरी है, विषय भी प्रश्न पूछ सकता है। उसका विषय क्या था? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, उड़ीसा का ये विषय था, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न पूछते हैं, 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 में देखें, स्वतंत्र 48 नंबर में दिया हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर एवं सूरत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत है 1 लाख कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 49 में, क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक जयदीप मुखर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्रॉस कोट पुस्तक लेखक कौन है? जयदीप मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सलमान रिश्दी द्वारा विक्टोरी सिटी किसने लिखा है? सलमान रश्दी ने लिखा है। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? शशि थरूर ने अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर ने लिखा है। और जड्डू नामा किसने लिखा है? अरविंद मंडलोई ने लिखे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? जयदीप मुखर्जी ने क्रॉस कोट लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न में, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इटली के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इटली के द्वारा शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इटली में किया जाएगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 में किया गया था, फ्रांस के सैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। सबसे पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में किया गया था। और इस वर्ष जो शीतकालीन ओलंपिक होगा कहाँ होगा? 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वो इटली में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न फिर चलते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया है? चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? तो चंदुबी महोत्सव असम में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। असम में चंदुबी महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मणिपुर में संगाई महोत्सव सबसे प्रसिद्ध महोत्सव में संगाई महोत्सव है मणिपुर में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव है। नागालैंड में कौन है? हॉर्नबिल महोत्सव। और अरुणाचल प्रदेश में तुरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। और चंदुबी महोत्सव असम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 52 नंबर प्रश्न को चलते हैं। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो लोकसभा के 5 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वो 5 सांसद कौन कौन से हैं? यदि हम देखें तो वो 5 सांसद में सुकांत मजुमदार भाजपा पार्टी से हैं। सुकांत मजुमदार, उन्हें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्रीकांत एकनाथ सिंधे को, जो शिवसेना पार्टी के हैं, एकनाथ सिंधे को भी चुना गया है संसद रत्न पुरस्कार। और सुधीर गुप्ता भाजपा पार्टी के हैं। और राम सिंह कोल्हू एनसीपी पार्टी के हैं, राम सिंह कोल्हू। उसके बाद कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस पार्टी के हैं। ये 5 व्यक्तियों को या 5 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न को देखें। इसमें दिया गया है, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग श्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? योग श्री पहल है जो किस राज्य सरकार द्वारा? तो पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया योग श्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसके? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। जिसके पीछे श्री हो, अधिकतर वो योजना पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा ही लागू किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें 54 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता की मंजूरी प्रदान की है? तो भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता की है? तो भारत ने इटली के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तंजानियो ने हस्ताक्षर किया है इस पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि भारत ने किस देश के पहली बार
कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? तो भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है किस देश के साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ने रुपये में व्यापार किया है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। 54 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? अन्नाई मुड्डी के पास मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अन्नाई मुड्डी के पास ये तीनों पहाड़ियां मिलती हैं। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी अन्नाई मुड्डी पर्वतीय गांठ में मिलती है। अन्नाई मुड्डी पर्वत के 3 दिशा में पर्वत निकलती है। उत्तर की ओर अन्नामलाई, दक्षिण की ओर कार्डमम की पहाड़ी, जैसे पालनी जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, कार्डमम की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी निकलती है। अन्नामलाई पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड्डी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तीनों कहाँ मिलती हैं? तो अन्नाई मुड्डी घाट के पास। ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न की ओर। राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार यदि देखें तो कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राजस्थान में तांबा अयस्क का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 58 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? यदि ये देखें तो लैंडलॉक देश इसमें से कौन कौन सा है? तो आपको लाओस एक लैंडलॉक देश है और अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है। लाओस और अफगानिस्तान लैंडलॉक देश है, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लैंडलॉक देश कहते किसे हैं? भू आवेष्टित देश वह देश होता है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश के चारों ओर अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं, न कि कोई समुद्री सीमा से घिरे होती हैं। उस देश को ही लैंडलॉक देश कहा जाता है। जैसे लाओस, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, बोत्सवाना, लेसोथो, सूडान, बोलिविया, पराग्वे, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, ये सभी क्या हैं? जो लैंडलॉक देश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इनमें से 2 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 59 में दिया गया दोस्तों 59 नंबर प्रश्न में कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी है जो किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। बिहार और नेपाल के बीच इसकी सर्वोच्च चोटी 854 मीटर है। सोमेश्वर की सर्वोच्च चोटी क्या है? 854 मीटर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 में दिया गया है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करती है? इनमें से सिक्किम है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये देखिए दोस्तों, म्यांमार के साथ सीमा कौन कौन साझा करती है? तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों है जो म्यांमार के साथ, चारों म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। यदि कुछ और देशों के साथ देखें, जैसे भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमसे पूछा कौन है जो म्यांमार के साथ नहीं सीमा साझा करता है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 61 नंबर प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांत्रित चट्टान नहीं है? तो कायांत्रित चट्टान कौन सा नहीं है? तो इसमें यदि हम देखें तो बेसाल्ट चट्टान है जो कायांत्रित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नीस, सिस्ट और ग्रेफाइट कायांत्रित चट्टान है, जबकि बेसाल्ट है जो कायांत्रित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बेसाल्ट चट्टान कायांत्रित चट्टान नहीं है। ठीक है, अग्नेय चट्टान यदि देखें, अग्नेय चट्टान और उसी को कायांत्रित चट्टान में बदला गया है। ग्रेफाइट क्या है? अग्नेय चट्टान है, ये कायांत्रित होकर के नीस में बदलता है। बेसाल्ट सिस्ट में बदलता है। सॉरी, कौन सा कायांत्रित चट्टान नहीं है? तो बेसाल्ट है जो आपको कायांत्रित चट्टान नहीं है। ये आंसर क्या कहा जा रहा है? कायांत्रित चट्टान कौन नहीं है? तो बेसाल्ट कायांत्रित चट्टान नहीं है। देखिए, बेसाल्ट एक अग्नेय चट्टान है, ना कि कायांत्रित चट्टान है। बेसाल्ट है जो अग्नेय चट्टान है, ना कि कायांत्रित। ठीक है, कायांत्रित चट्टान नीस है, सिस्ट है और ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, नीस, सिस्ट ये सब कायांत्रित चट्टान है, जबकि बेसाल्ट एक
क्या है, तो अग्नि चट्टान है बेसाल्ट। कुछ अग्नि चट्टान जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ये सब क्या है, अग्नि चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर प्रश्न में। 63 में कहा गया भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कितने देश करते हैं, 7 देश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले। कौन कौन है, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। और यह श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, केवल समुद्री सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा देखें, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है, भारत और चीन के बीच। ठीक है, डुरंड रेखा देखें तो यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और इंदिरा पॉइंट देखें तो यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 64 में जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। यदि इसे हम देखें, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 का था दोस्तों। 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना था। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 65 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यदि इसे देखें राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 66 में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, यदि इसे देखें तो सिक्किम में लिंबू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिक्किम में लिंबू जनजाति पाई जाती है। और लेप्चा जनजाति भी सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा और निप्पू सिक्किम में पाई जाने वाली प्रमुख 2 जनजातियां हैं, लेप्चा और निम्बू। रियांग जनजाति देखें तो ये त्रिपुरा में पाई जाती है। रियांग जनजाति त्रिपुरा में। वासी जनजाति लक्षद्वीप में पाया जाता है। आंगमी और मिक्किर है जो नागालैंड में पाए जाने वाली जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 67 में 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, तो 17.70। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 17.70% 2011 से 1 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न की ओर, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल थी जो किस शास्त्रीय नृत्य की थी, वो रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भरतनाट्यम की रुक्मणी देवी अरुंडेल थी जो भरतनाट्यम की शास्त्रीय संगीत थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है रुक्मणी देवी अरुंडेल। वर्ष 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 56 में ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था अरुंडेल को। और 1957 संगीत नाटक अकादमी तथा 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी दिया गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट 69 में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान यदि हम देखें वो कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आपसे यदि पूछे जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, ये चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर में स्थित है। गुजरात के गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान यदि देखें वो कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। यही तो प्रश्न पूछा है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। और यदि आपसे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पूछे तो वो पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, पणजी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जैव आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है, तो इसे हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र में सिमलीपाल कहाँ पड़ता है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 2 में है। ठीक है, दिहांग दिवांग यदि देखें तो आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा दिहांग दिवांग। बी का 3 होगा, 4 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नोकरेक कहाँ है, तो नोकरेक उत्तराखंड। नोकरेक कहाँ है, तो मेघालय में। नोकरेक मेघालय में होता है दोस्तों। और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार मैचिंग करें 4 3 5 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़े, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिवान अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय और
कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में। 71 में दिया गया है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम था वर्ष 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया था। जुड़े, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कब? 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1980 में। नेक्स्ट चलते हैं 72 में। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है? वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ओजोन परत को वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है यदि देखें वायुमंडल में वे प्रदूषक जो वायुमंडल जो प्रदूषक स्रोत के सीधे वायुमंडल में मिलते हैं प्रथम प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 ये सब क्या है? ये सब है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब है जो प्राथमिक प्रदूषक है, वायुमंडल का प्राथमिक प्रदूषक होता है। द्वितीयक प्रदूषक कौन होगा इसमें से? तो O3 द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से संगठित किया गया था। इसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकार समुद्री सलाहकार था, सलाहकार संगठन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और लेकिन वर्ष 1982 ईस्वी में इस संगठन का नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया था दोस्तों। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन के लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न के चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम पंपाज है। दक्षिणी अमेरिका पूछा है तो अमेरिका में पंपाज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पंपाज अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। जिसका विस्तार, पंपाज घास के मैदान का विस्तार यदि देखे तो अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में है, ब्राजील में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि और देखे पेरियार देखे दोस्तों तो पेरियार घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपिस देखें, इस घास का मैदान मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में है स्टेपिज का विस्तार। और बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि डॉन्स ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में है। डॉन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है लास्ट प्रश्न 75 नंबर प्रश्न की ओर। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? यदि इसे देखें तो चाइना है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चाइना रेशम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि भारत विश्व में रेशम के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। भारत है द्वितीय स्थान है। शहतूत से रेशा उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। शहतूत से जो रेशा प्राप्त होता है उसमें भारत प्रथम स्थान में है। और उसमें भी भारत के जो भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य जब से पूछे तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक रेशम उत्पादन की खेती को सेरिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। शहतूत के से जो रेशम उत्पादित किया था उस सबसे प्रथम स्थान पर भारत है, लेकिन ऐसे रेशम उत्पादित किया था प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना है, और दूसरे स्थान पर भारत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ग्रुप पर शेयर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके दोस्तों, और आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।